हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग फाउंडेशन के बारे में। बिल्डिंग फाउंडेशन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है एंड क्लासिफिकेशंस क्या हैं इसके। तो ये सारा टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसके आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग फाउंडेशन डेफिनेशन से। बेसिकली बिल्डिंग फाउंडेशन होती क्या है? It is a part of building which is in direct contact with the ground and transmit load of the superstructure to the supporting soil। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? एक तो जो फाउंडेशन होती है वो हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्टेबल करती है, ठीक है। और किसी भी स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसकी फाउंडेशन पे। तो हम इस डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह से जो फाउंडेशन है वो हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबल करती है, स्ट्रेंथ देती है और कैसे लोड को ट्रांसमिट करती है, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ग्राउंड में, और कैसे किसी भी स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, कैसे फाउंडेशन पे डिपेंड करती है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसको। देखिए, अब इस डायग्राम के अंदर एक पार्ट सुपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक सब स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक रूफ लिखा हुआ है, एक फाउंडेशन लिखा हुआ है। तो बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर होता क्या है? जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो पोर्शन होता है हमारा, वो हमारा होता है सुपर स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल से जो नीचे का पोर्शन होता है वो हमारा होता है सब स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ सब स्ट्रक्चर के अंदर हमारी फाउंडेशन आ गई और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हमारी वॉल आ गई, स्लैब आ गई, रूफ आ गई, ये सारी चीज़ें, बीम्स हो गए, कॉलम हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। तो बेसिकली हमारा जो फाउंडेशन का था वो क्या काम था? सपोज़ कि ये मेरी एक वॉल है, ये रूफ है एंड ये एक और वॉल है, ये एक स्लैब डली हुई है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ लोड है, वो लोड फाउंडेशन की हेल्प से क्या हो रहा है उसको देखो। ये जो हमारी इन्वर्टेड टी की फॉर्म में लगे हुए हैं, ये हमारी फाउंडेशन लगी हुई है। तो ये जो ऊपर से लोड आ रहा था, ये क्या हो रहा है कि इक्वली इन चारों फाउंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फाउंडेशन से डिस्ट्रीब्यूट होके ये जो लोड है हमारा कहाँ जा रहा है? सब सॉइल में, ग्राउंड में, जो मतलब फाउंडेशन के नीचे का जो एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर का जो टोटल लोड है वो हमारा फाउंडेशन के थ्रू डिवाइड कहाँ हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सब सॉइल पे। तो अब बेसिकली सपोज़ हम इस फाउंडेशन को हटा देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब ये जो सब सॉइल है ये क्या है कि सेटल भी हो सकती है, कहीं से ज़्यादा सेटल हो सकती है, कहीं से हो सकता है कम सेटल्ड हो, ठीक है, ड्यू टू मतलब मॉइस्चर या अदर वहाँ की जो कंडीशंस हैं उस ग्राउंड की। तो अब फाउंडेशन से क्या हुआ? फाउंडेशन लगाने से हमारा जो स्ट्रक्चर है तो स्टेबल हो गया, वो खिसकेगा नहीं, ठीक है। और जब हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया तो सिंपल सी बात, उसकी मजबूती भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से जो किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है या स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसकी फाउंडेशन पे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं नेसेसिटी ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन। बेसिकली फाउंडेशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है किसी भी बिल्डिंग में? तो इसका फर्स्ट पॉइंट ही हम देख लेते हैं। जैसे फाउंडेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी बिल्डिंग बिकॉज अ फाउंडेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। हम स्टेबिलिटी अभी पढ़ चुके हैं, लास्ट हमने पढ़ा है कि फाउंडेशन की ही मदद से हम अपनी बिल्डिंग को स्टेबल बनाते हैं। एंड सेफ्टी क्या हो गया कि जब हमारा मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल होगा तभी वो सेफ़ होगा। अगर हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, ठीक है, अगर हम उसमें कोई फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं करिए तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जैसे आ जाता है फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू सॉइल यूनिफॉर्मली। तो बेसिकली जैसे हमने लास्ट डायग्राम के अंदर देखा था, इधर क्या हो रहा था, जो हमारा जो लोड है सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी ये देखिए, ये एक स्लैब टाइप से हमें दिखाई दे रही है, इस स्लैब के नीचे 4 हमारी फाउंडेशन लगी हुई हैं। तो इस स्लैब पे जितना भी लोड था वो इक्वली इधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरह से फाउंडेशन क्या करती है, जो स्ट्रक्चर का लोड होता है सुपर स्ट्रक्चर का, उसको यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिवाइड कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फाउंडेशन के थ्रू सब सॉइल में,
ठीक है। द यूनिफॉर्म ट्रांसफ़र ऑफ लोड्स हेल्प इन अवॉइडिंग अनइक्वल सेटलमेंट। अब होगा क्या, क्योंकि जब हमारा इक्वली लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमारा जो पार्ट होगा बिल्डिंग का, जो हमारा ग्राउंड का पार्ट है, अब सपोज़ हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हमारा इस फाउंडेशन पे लोड ज़्यादा आता है एंड इस पे कम आता है और लास्ट वन पे फिर ज़्यादा आता है, तो क्या होगा, ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ये वाला जो एरिया हमारा ज़्यादा कंप्रेस होगा, मतलब ज़्यादा सेटल्ड होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो अब हमारा पॉइंट क्या कहता है, द यूनिफॉर्म ट्रांसफ़र ऑफ लोड हेल्प इन अवॉइडिंग अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि हमारा जो लोड था फाउंडेशन के थ्रू इक्वली ट्रांसफ़र हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उससे हमारी एक कंडीशन बच जाती है कि जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होगा। अगर सेटलमेंट कहीं होती है सॉइल में तो वो इक्वल ही होगी, अनइक्वल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाउंडेशन कैन प्रोवाइड अ प्रॉपर लेवल सरफेस टू द स्ट्रक्चर। सेम ये वही बात हो जाती है, जब हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा तो हमारा जो सरफेस लेवल है वो भी हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा जाता है फाउंडेशन इज होल्डिंग द स्ट्रक्चर अबव इट एंड कीप्स इट अपराइट। बेसिकली क्या है, फाउंडेशन हमारे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, उसको इधर अपराइट या किसी और डायरेक्शन में उसको खिसकने नहीं देता। फाउंडेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन करता क्या है, हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है, उसको मजबूती देता है, और दूसरा उसको और लंबे टाइम के लिए मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है उसको। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन, मतलब क्या क्या कारण है हमारी फाउंडेशन जिसकी वजह से फेल हो जाती है। तो फर्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल। मतलब क्या था कि जो जिस एरिया पे हमें फाउंडेशन लगानी थी वहाँ पे क्या है, जो सॉइल की जो सेटलमेंट हुई है वो नॉन यूनिफॉर्म हुई है, हमने उसी पे काम कर दिया और फाउंडेशन लगा दी। उस केस में क्या होगा, हमारी फाउंडेशन जब उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्या होगी, वो फेल हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फोर्सेस हैं, कोई इस तरह से कोई फोर्स लग रही है बिल्डिंग में, उसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन फेल होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कि जिस ग्राउंड पे हम फाउंडेशन बना रहे हैं उसकी जो सॉइल है, मान लो स्वेल हो गई या श्रिंक हो गई या तो फूल गई या फिर मतलब जैसे वो कॉम्प्रेस हो गई, उस केस में भी हमारी फाउंडेशन फेल हो जाती है। और जैसे फाउंडेशन बनाने से पहले हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ कोई पेड़ था, उस पेड़ को ऊपर से काट दिया गया था लेकिन जड़ें अभी भी वहीं हैं, तो उन जड़ों का दोबारा से उग जाना वो भी हमारी फाउंडेशन को फेल कर देगा। ठीक है, तो ये सारे रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से हमारी फाउंडेशन फेल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाउंडेशन को बेसिकली दो टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है शैलो फाउंडेशन, जो जनरली हम बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट हो जाता है हमारा डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन जनरली हम जैसे ब्रिजेस वगैरह के लिए या कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, ऐसी जगहों पे हम डीप फाउंडेशन को यूज़ करेंगे। अभी हमें एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर ना एक फुटिंग दिखाई हुई है। बेसिकली इसके अंदर ये जो दिखाया हुआ है, ये कॉलम बनाया है, ये दूसरा कॉलम बनाया है, और ये इसके नीचे फुटिंग बनाई हुई है, और एक ये वाली फुटिंग बनाई हुई है। तो क्या हुआ कि ये जो दो फुटिंग बनाई हुई थी, इन फुटिंग को जोड़ने के लिए कंक्रीट की स्ट्रैप बना दी गई। अब क्या होगा, इसको जोड़ने से ना इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एक बार देखते हैं वन बाय वन। तो अब शैलो फाउंडेशन से हम शुरू करते हैं। द शैलो फाउंडेशन इज़ अ बिल्डिंग फाउंडेशन। बेसिकली होता क्या है, जो शैलो फाउंडेशन होता है, जो हमारी बिल्डिंग का लोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर अ वाइड हॉरिजॉन्टल एरिया। बेसिकली शैलो फाउंडेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी फाउंडेशन की डेप्थ होती है वो उसके चौड़ाई के ही बराबर होती है लगभग। ठीक है, और जो डीप फाउंडेशन होती है उसमें हमेशा जो डेप्थ होती है फाउंडेशन की वो हमेशा चौड़ाई से, फाउंडेशन की चौड़ाई से जो फाउंडेशन का बेड बनाएंगे हम उससे हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसका जैसे शैलो फाउंडेशन का भी ना कुछ क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट हमारा हो जाता है स्प्रेड फुटिंग, सेकंड ग्रिलेज फाउंडेशन, थर्ड इसेंट्रिकली लोडेड फाउंडेशन, फुटिंग भी कह सकते हैं हम इसको,
कंबाइंड फुटिंग्स, राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अभी जैसे हमारा स्प्रेड फुटिंग हम देख लेते हैं। स्प्रेड फुटिंग क्या है, बेसिकली ये एक शैलो फाउंडेशन की टाइप है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, ये जो हमारा देखो डायग्राम दिखाया है उसमें एक कॉलम दिखाया हुआ है। ये कॉलम जो है, कॉलम का जो लोड है सारा वो कहाँ जा रहा है, ये जो फुटिंग बनाई हुई है, जो बेड बनाया हुआ है फाउंडेशन का, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इस बेड से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब सॉइल पे। तो द बेस ऑफ द कॉलम और वॉल इज एनलार्ज टू स्प्रेड और प्रोवाइड इंडिविजुअल सपोर्ट टू द लोड। द वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग आर वॉल फुटिंग्स, रेनफोर्स कंक्रीट। बेसिकली ये सारी जो फुटिंग्स होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, आरसीसी की भी होती हैं, रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग्स, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग होती है, कॉलम फुटिंग होती है, वॉल फुटिंग होती है। स्प्रेड फुटिंग की भी मतलब अपनी ही 4 टाइप्स हो जाती हैं, वॉल फुटिंग्स, आरसीसी फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग एंड कॉलम फुटिंग। अब बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, स्प्रेड फुटिंग के अंदर एक कॉलम जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इसके नीचे ये एक बड़ा सा बेस बना दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो कॉलम का लोड था, कॉलम का जो लोड था उस वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर गया, हमारा इस बेस के ऊपर, और इस बेस से हमारा कहाँ गया, सब सॉइल पे। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्प्रेड फुटिंग। नेक्स्ट हमारी आ जाती है वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग जो होती है बेसिकली होता है क्या है इसके अंदर, देखिए जैसे ये दिखाया हुआ है, ये एक सिंपल वॉल की शेप में भी हो सकती है और ये स्टेप की फॉर्म में भी हो सकती है। जब ये स्टेप की शेप में होगी तो हम उसको स्टेप फुटिंग बोलेंगे, और अगर सिंपल होगी तो उसको हम सिंपल फुटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है कि इसमें ना जो कोर्सेज होते हैं, लेयर होती हैं ब्रिक्स की, ब्रिक हो गया या स्टोन हो गया, और जो ये फुटिंग है हमारी कंक्रीट की भी हो सकती है कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली कोई भी एक वन मटेरियल, सिंगल एक मटेरियल की भी हो सकती है, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे वो ब्रिक हो। और वॉल फुटिंग जो हमारी होती है वो हमारी, जैसे अब मैंने भी बताया, 2 टाइप की हो जाती है, सिंपल एंड स्टेप फुटिंग। जनरली हम अपने जो बिल्डिंग्स बनाते हैं रेजिडेंशियल या इस तरह से कोई कमर्शियल हो गई, तो वहाँ पे कमर्शियल में तो नहीं लेकिन रेजिडेंशियल में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब देखिए इस फाउंडेशन के अंदर क्या दिखाया हुआ है, ये कंक्रीट का बेड बनाया हुआ है। कंक्रीट का बेड बनाने के बाद ये इसमें इसके स्टेप्स बनाए हुए हैं, 1 2 3, 3 स्टेप्स बनाकर ये यहाँ पे क्या हुआ, वॉल शुरू हो गई है। तो अब क्या है, जब हमारी स्ट्रक्चर की कोई भी वॉल होगी तो सीधा यही इसी वॉल से शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग। रेनफोर्स कंक्रीट, वैसे मैंने रेनफोर्स पहले भी डिस्कस किया था। कंक्रीट फुटिंग आरसीसी बेसिकली होता क्या है, तो रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग क्या है, ये नॉर्मल जो हमने लास्ट फुटिंग पढ़ी है वॉल फुटिंग, उसी के ही जैसी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो इसका बेस बनाया हुआ है, ये बेस इसका कंक्रीट का है। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट का है, मतलब रेनफोर्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर स्टील बार्स भी यूज़ किए गए हैं। ये जो इसमें डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें सरिया यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग। और बेसिकली इस फुटिंग को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी वॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड आता है, या जिस एरिया में बिल्डिंग बना रहे हैं उस एरिया में जो वहाँ की जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी लो है, बियरिंग कैपेसिटी लो है। अब बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बेसिकली जिस भी साइड पे हम काम कर रहे हैं वहाँ की जो मिट्टी की कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कि जो वो मिट्टी है वो कितना लोड कैरी कर सकती है, कितना लोड वो झेल सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ की जो मिट्टी है उसकी बियरिंग कैपेसिटी लो है और हमने लोड ज़्यादा डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फाउंडेशन है वो कोलैप्स होने के चांसेस होंगे। तो बेसिकली आरसीसी फुटिंग हमारी कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे हैवी लोडिंग हो वॉल्स के ऊपर और जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी लो हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्टेड आर्च फुटिंग। बेसिकली इन्वर्टेड आर्च फुटिंग जो है
वो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज़ होती थी, लेकिन ये पहले यूज़ होती थी। आज के टाइम में इसको मतलब हम यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो इन्वर्टेड आर्च फुटिंग होती है ये हमारी ऐसी जगह यूज़ होती थी जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल होती थी, ठीक है, और जहाँ पे हमें फाउंडेशन की डेप्थ को कम करना हो उस जगह पे हम इन्वर्टेड आर्च फुटिंग को यूज़ करते थे। बेसिकली आर्च हमारी क्या होती है, इसके अंदर जो ये कर्व जो दिखाई दे रहा है ये हमारा आर्च है, एंड ये हमारा कॉलम है, या हम इसको पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी वजह से इसका नाम है इन्वर्टेड आर्च। इन्वर्टेड आर्च का मतलब क्या है, आर्च जो होती है वो हमेशा हमारी होती है, इसी को अगर हम सीधा कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है, ये उल्टा बना हुआ है। ये जो शेप है ये है इन्वर्टेड आर्च की शेप, इस वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है इन्वर्टेड आर्च फुटिंग। तो इसे अब यूज़ हम नहीं करते हैं, पहले यूज़ किया जाता था, और ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता था जहाँ पे हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, या वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट है। तो इसलिए ये क्या होता था कि ये कंटिन्यूस बनती थी, तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बढ़ जाती थी। दूसरा, इसके नीचे जो सॉफ्ट सॉइल है वो जल्दी से कोलैप्स नहीं होगी। अब हमारी आ जाती है कॉलम फुटिंग। कॉलम फुटिंग बेसिकली क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट फुटिंग है जो कि हम किसी भी कॉलम के नीचे इसको प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो डायग्राम है हमने एक पढ़ा था ना कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो बेसिकली जैसे ये उसका ना, इसमें हम टेक्निकली इसको टॉप व्यू बोल सकते हैं कॉलम का। ये हमारा ये जो फुटिंग दिखाई हुई है इसका ही टॉप व्यू है। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे ही दिखाई देगी, और ये इसका क्या है, एक तरह से फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, फ्रंट। लेकिन इसको क्या है, सेक्शन करके दिखाया हुआ है। अब बेसिकली जो कॉलम फुटिंग होती है हमारी, वो किसी कॉलम के नीचे दी जाती है। जैसे ये एक कॉलम है और इसके नीचे ही फुटिंग बनाई हुई है। यहाँ क्या है, हम इस तरह की भी बना सकते हैं, स्टेप्स भी बना सकते हैं, टेपर्ड भी बना सकते हैं। टेपर्ड जो होती है इसमें क्या होती है, हमारी मटेरियल की बचत होती है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो कॉलम फुटिंग हमारी होती है ये हमारी आरसीसी की भी हो सकती है, ये हमारी ब्रिक मसनरी की भी हो सकती है, स्टोन की भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है ग्रिलेज। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, कि जहाँ पे हैवी लोड के केस में हम क्या करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। इन केस वहाँ पे कोई स्टील कॉलम है, तो स्टील कॉलम के नीचे हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टील कॉलम है, इसके नीचे हमने ये जो बेस तैयार किया है, ये इसी को हम बोलते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। बेसिकली क्या है, ये पूरी जो फाउंडेशन है पूरी स्टील की होती है, और इसको हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जिस एरिया की बियरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की जो कम होगी। होगा क्या कि ये क्या है, पूरा का पूरा ना स्टील के आई गर्डर लगाए हुए हैं। पहले ये इस तरह से लगाए, फिर ये इस तरह से लगाए, फिर ये इसके तरह से लगाए, और इसके ऊपर फिर इसका कॉलम आ गया, ठीक है। और इस टाइप की जो फाउंडेशन होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये होती है हमारी ग्रिलेज फाउंडेशन। बेसिकली हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, हैवी लोड्स, और जहाँ पे इन केस ऑफ स्टील कॉलम एंड बियरिंग कैपेसिटी लो होगी जिस जगह की, और इस जगह पे फिर हमें क्या है, जो ज़मीन है उसको ज़्यादा खुदाई भी नहीं करनी पड़ेगी, एक्सकेवेशन जो होगा वो बहुत कम होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग्स। इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग हमारी किस केस में यूज़ होती है, बेसिकली द इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग आर डिज़ाइन एंड प्रोपोर्शन व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इम्पोज लोड डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली जब उसके सेंटर में नहीं आता सीजी, ठीक है। और दूसरा इसका जो मेन रीज़न होता है, सपोज़ हमारा ये जो है, देखिए सपोज़ मेरी जो प्लॉट है, कोई भी जो मेरा एरिया है उसकी ये बाउंड्री वॉल है, तो होगा क्या कि पीछे हमने स्टेप फुटिंग पढ़ा था। स्टेप फुटिंग बेसिकली देखो ये होती है, हम देखते हैं, देखो जैसे ये है, इसमें क्या इधर की तरफ भी जो स्टेप है वो हमारे इधर भी होंगे, लेकिन ये हमारी जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को हम किस केस में यूज़ करेंगे, सपोज़ ये मेरी प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन है।
अब मैं ये वाले जो स्टेप्स है इधर नहीं बना सकती, तो उस केस में मेरे को ये वाली फुटिंग बनानी पड़ेगी कि मैं अपनी, ताकि प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर ही अंदर काम करूँ। मतलब समटाइम्स व्हेन वॉल और कॉलम्स आर टू बी प्लेस्ड क्लोज टू द प्रॉपर्टी लाइन, द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग एरिया ऑफ द बेस कैन नॉट बी प्लेस्ड। बेसिकली क्या है कि हम इस फुटिंग्स के जो हमें बाकी स्टेप बनाने हैं वो दूसरे की प्रॉपर्टी में नहीं बना सकते। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे वो बाकी स्टेप बना भी दिए और वॉल तो मेरी यहीं से शुरू होगी, तो मेरा क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ये वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में भी हम इस वाली फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या है, देखो अभी हमने लास्ट पढ़ा था ना, एक कॉलम है, एक दूसरा कॉलम है, उसको हमने क्या किया, स्ट्रैप के थ्रू। स्ट्रैप क्या होगा, बेसिकली हमने उसे एक बीम के थ्रू जोड़ दिया, तो जिस बीम से हमने दो कॉलम को जोड़ा हम उसे स्ट्रैप बोल देते हैं। तो कंबाइंड फुटिंग क्या है, बेसिकली स्प्रेड फुटिंग की टाइप्स है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। A spread footing which supports two or more column in a row is termed as combined footing। मतलब क्या होगा, इस स्प्रेड फुटिंग के ही टाइप से, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ था, दो या दो से ज़्यादा कॉलम जो थे हमने उन्हें ना कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप। स्ट्रैप को हम बीम बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। ठीक है। और जब सपोज़ हमने एक बीम के थ्रू दो कॉलम को कनेक्ट किया, उसे हम बोलेंगे स्ट्रैप फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग जो हमारी होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है, ठीक है, एंड ये दूसरी जो हमारी शेप है ट्रेपेजोइडल, इसमें भी होती है। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रैप, ये अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें, ये इसमें क्या एक बीम के थ्रू इसने कनेक्ट कर रखा है, तो हम इसे स्ट्रैप बीम कंबाइंड फुटिंग भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे कंबाइंड फुटिंग के टाइप्स हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारे बिल्डिंग के कॉलम्स हैं उनको कंबाइन किया हुआ है इसके अंदर, वो हमारी स्प्रेड फुटिंग भी हो सकती है या कोई और फुटिंग भी हो सकती है। ठीक है, जनरली स्प्रेड फुटिंग ही होती है वैसे इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारा आता है मैट और राफ्ट फाउंडेशन। बेसिकली होता क्या है कि लास्ट हम कंबाइंड फुटिंग के अंदर तो क्या था, दो या दो से ज़्यादा कॉलम को ऐड कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैट और राफ्ट के अंदर क्या होता है, ये देखिए हमारे जितना भी एरिया होगा, सपोज़ हमारा 50 यार्ड का कोई प्लॉट है, उसके अंदर जितने भी कॉलम आए, या 100 यार्ड का कोई प्लॉट है, उसके अंदर जितने भी कॉलम आएंगे उन सब कॉलम को एक बेस बनाया और उसी बेस पे सभी को कनेक्ट कर दिया। जैसे द राफ्ट फाउंडेशन इज़ द कंबाइंड फुटिंग दैट कवर द एंटायर एरिया, मतलब वो टोटल एरिया को कवर करेगा मैट के अंदर। पूरी जो हमारी बिल्डिंग है उसकी पूरी एक ही मैट टाइप से बना के उस पर सारे कॉलम्स बना दिए जाएंगे, उससे हम बोलते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन। और बेसिकली एक ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जब लोड ज़्यादा हो एंड जो बियरिंग कैपेसिटी है हमारी सॉइल की वो कम हो। अगर बियरिंग कैपेसिटी लो है तो उस केस में क्या है, पूरा बेस तैयार हो गया, हमारा स्ट्रक्चर कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, और इसको इस पर्पज़ से मैट और राफ्ट फाउंडेशन को हम इकोनॉमिकल भी मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन को बेसिकली आगे फिर क्लासीफाई किया हुआ है। डीप फाउंडेशन इज़ अ बिल्डिंग फाउंडेशन टू डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रक्चर लोड एट कंसिडरेबल डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल। मतलब देखो, जैसे इसका नाम है, डीप मतलब गहरा होता है, तो बेसिकली डीप फाउंडेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी डीप फाउंडेशन होती है वो क्या होती है कि जो उसकी गहराई होती है, डेप्थ जो होती है, वो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो अब डीप फाउंडेशन को भी ना दो में क्लासीफाई किया हुआ है, पाइल फाउंडेशन एंड कैसन फाउंडेशन। उसको हम वेल फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। बेसिकली अभी हमारा आ जाता है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन बेसिकली क्या है, कहाँ यूज़ होती है, जनरली जहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा ही किसी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो है, कंप्रेसिबल एरिया है। ठीक है, मतलब हमने वहाँ लोड डाला तो वो क्या है कि कंप्रेस हो गया या कोलैप्स हो गया, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो या फिर वाटर लॉक्ड एरिया है, तो ऐसी जगहों पर हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइल फाउंडेशन बेसिकली जो होती है हमारी किस चीज़ से बनती है,
ये होती है हमारी पाइल्स। देखिए, ये एक पाइल कैप बनाया, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, अपर कॉलम। ये पाइल कैप बनाया है और ये इसके अंदर 2 पाइल इंसर्ट कर रखी हैं। अब ये जो पाइल है ये हमारी ग्राउंड के अंदर जाएंगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी पाइल फाउंडेशन। और बेसिकली पाइल्स जो हमारी बनती हैं वो हमारी टिम्बर की भी होती हैं, कंक्रीट की भी होती हैं, ठीक है, स्टील की भी होती हैं। तो इस तरह से ये होती है पाइल फाउंडेशन। जनरली जहाँ पे कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे जो ताजमहल है, ताजमहल की जो फाउंडेशन है वो भी पाइल फाउंडेशन है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कैसन या वेल फाउंडेशन। ये बेसिकली वेल फाउंडेशन जो होती है वो हमारी बॉक्स टाइप से होता है। ये देखिए यहाँ पे इसमें बॉक्स टाइप से बना हुआ है, ये बॉक्स टाइप से होता है। और ये मतलब काफ़ी जनरली जो यूज़ होता है ये अंडर वाटर ही यूज़ होता है, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है, ये जो फाउंडेशन हमारी होती है, ये जो हमारा रिवर बेड होता है, ये रिवर है कोई, ये रिवर का बेड दिखाया हुआ है, ये उस रिवर बेड से भी अंदर तक जाता है। उस केस में हम यूज़ करते हैं कैज़न या फिर वेल फाउंडेशन को। ये बहुत ही डीप फाउंडेशन होती है बेसिकली। और जनरली कहाँ यूज़ होती है ज़्यादातर, जहाँ पे अंडर वाटर हमारा काम होता है, ठीक है। और इस तरह की जो हमारी फाउंडेशंस होती हैं ये हमारी परमानेंट स्ट्रक्चर में ही बनाई जाती हैं, कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर में नहीं बनाई जाती। जो हमारा जैसे कोई ब्रिज बन रहा है परमानेंटली, ठीक है, अब सपोज़ हमारा सिग्नेचर बना है, तो सिग्नेचर में भी क्या है, सिग्नेचर ब्रिज के अंदर भी क्या है, जो जमुना नदी के अंदर काम हुआ है, यमुना नदी के, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वेल फाउंडेशन यूज़ करी गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिवर बेड है और उससे उसको अंदर तक बनाया गया है। तो बेसिकली ये करती क्या है कि जब हमारा अंडर वाटर भी काम चलता है, अब सपोज़ हमारा कोई पिलर है वो अंडर वाटर हमने बनाया, तो ये उसको इतनी स्ट्रेंथ देता है कि वो जो हमारा पिलर है उसको पानी का जो उसमें फोर्स लग रही है या उस पानी से जो डैमेज होता है उन सब चीज़ों से ये प्रॉपरली उसको सेफ रखेगा, ठीक है। तो ये सारी फाउंडेशन की टाइप्स थी और मुझे उम्मीद है आप सबको ये क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू।